एडजी पर वापस स्वागत है, जहां मैं तुम्हारा पर्सनल एआई ट्यूटर हूं। और आज हम करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स यानी सीबीएसई क्लास 12 के रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर की एक्सटेंडेड रिवीजन। ये आराम से सुनने वाला 30 से 60 मिनट्स का एपिसोड है। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन तुम इसे पैसिवली भी सुन सकते हो। जयपुर की अनन्या को फंक्शंस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता था, खासकर वन वन और ऑन्टो में। आज हम रिलेशन की फाउंडेशन, प्रॉपर्टीज, इक्विवेलेंस क्लासेस, फंक्शंस, कंपोजिशन, इनवर्स और एग्जाम टिप्स को क्वेश्चंस और एक्टिव रिकॉल के साथ समझेंगे। और एक बात पहले क्लियर कर दें, यह सिर्फ डेफिनेशन सुनने वाला सेशन नहीं है। हम बार बार रुककर पूछेंगे, अगर कोई पेयर रिलेशन में है तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, और फंक्शन में इनपुट आउटपुट की कंडीशन कहाँ टूटती है। तुम नोटबुक में छोटे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो या बस मन में आंसर बनाकर आगे बढ़ सकते हो। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट से जोड़ेंगे। फिर एम्प्टी, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस देखेंगे। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगी। सेकंड हाफ में फंक्शन के वन वन, ऑन टू, बाइजेक्टिव टाइप्स, कॉम्पोजिशन और इन्वर्टिबिलिटी को एग्जाम्पल से खोलेंगे। तो शुरुआत एक फेमिलियर आइडिया से। इंग्लिश में रिलेशन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट्स या क्वांटिटीज के बीच रिकग्नाइजेबल कनेक्शन या लिंक, जैसे भाई बहन का रिलेशन, एज में ग्रेटर होना, मार्क्स में लेस होना या सेम। मैथमेटिक्स इस आइडिया को प्रिसाइज बनाने के लिए ऑर्डर्ड पेयर्स का इस्तेमाल करती है। मान लो ए क्लास 12 के स्टूडेंट्स का सेट है और बी उसी स्कूल के क्लास 11 स्टूडेंट्स का सेट। ए से बी रिलेशन उन ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन हो सकता है जिनमें पहला स्टूडेंट ए से और दूसरा बी से हो। मैथमेटिकली रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का आर्बिट्रेरी सबसेट होता है। यहाँ आर्बिट्ररी शब्द पर ध्यान दो। रिलेशन बनाने के लिए पेयर के बीच रियल लाइफ कनेक्शन होना कंपलसरी नहीं है। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर चोजन सबसेट में है तो वह रिलेशन के अंडर रिलेटेड माना जाएगा। हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ओ कॉमा बी आर में बिलोंग्स करता है, या सिंपली ओ आर बी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन की डेफिनेशन साफ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन प्रिसाइसली लिखना, ए से बी रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। अगर रिलेशन किसी सेट ए में हो तो वह ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। डोमेन, कोडोमेन और रेंज की लैंग्वेज भी इसी फ्रेमवर्क पर आधारित है। एक क्विक चेक, अगर ए में 2 एलिमेंट्स और बी में 3 एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। एक सेकंड पॉज करके सोचो। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर एलिमेंट ऑफ ए को हर एलिमेंट ऑफ बी के साथ पेयर करते हैं, इसलिए टोटल पेयर्स 2 गुणा 3 यानी 6 होंगे। रिलेशन इन 6 में से कोई भी सबसेट हो सकता है। ध्यान रहे, ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। पेयर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए सामान्यतः अलग पेयर्स हैं, इसलिए एज ऑफ ए ग्रेटर देन एज ऑफ बी और एज ऑफ बी ग्रेटर देन एज ऑफ ए एक ही बात नहीं है। रिलेशन को पढ़ते समय फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट की डायरेक्शन मत खोना। अब क्लास 11 का कनेक्शन याद करो। डोमेन वे इनपुट्स हैं जिनसे फंक्शन शुरू होता है। कोडोमेन पॉसिबल आउटपुट्स का पूरा सेट है, और रेंज वे आउटपुट्स हैं जो वास्तव में मिलते हैं। रिलेशंस में भी ऑर्डर्ड पेयर्स देखकर फर्स्ट कंपोनेंट्स और सेकंड कंपोनेंट्स की भूमिका समझी जा सकती है। ये फाउंडेशन आगे फंक्शन में बहुत काम आएगी। अब तक हम रिलेशन को ए क्रॉस बी के सबसेट के रूप में समझ चुके हैं। अब रिलेशन इन अ सेट ए पर फोकस करते हैं, जहां रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। इस सेटिंग में एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दो एक्सट्रीम केसेस हैं। दोनों को ट्रिवियल रिलेशंस भी कहा जा सकता है। एम्प्टी रिलेशन का मतलब है कि ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। सिंबॉलिकली रिलेशन एम्प्टी सेट होता है। एग्जाम्पल में बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स के सेट पर रिलेशन ए इज सिस्टर ऑफ बी एम्प्टी रिलेशन होगा, क्योंकि उस सेट में कोई स्टूडेंट किसी की सिस्टर नहीं हो सकता। यूनिवर्सल रिलेशन इसका ऑपोजिट एक्सट्रीम है। इसमें ए का हर एलिमेंट ए के हर एलिमेंट से रिलेटेड होता है, इसलिए रिलेशन एग्जैक्टली ए क्रॉस ए होता है।
बॉयज स्कूल वाले एग्जाम्पल में अगर किसी भी दो स्टूडेंट्स की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम हो तो वह रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा, क्योंकि सभी पेयर्स कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अब प्रॉपर्टी टेस्टिंग का तरीका सीखते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक में हर एलिमेंट के लिए सेल्फ पेयर देखो, यानी ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए। सिमेट्रिक चेक में हर एग्जिस्टिंग पेयर का रिवर्स पेयर होना चाहिए। ट्रांजिटिव चेक में रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी से और रिलेटेड टू सी वेरीफाई करना होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है हर ए के लिए कॉमा ए आर में बिलोंग करे, सेल्फ कनेक्शन कंपलसरी है। सिमेट्रिक रिलेशन में अगर अ कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। डायरेक्शन रिवर्स करने पर रिलेशन बचना चाहिए। इन दोनों को आप डायगोनल चेक और रिवर्स पेयर चेक की तरह याद रख सकते हो। ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा चेन जैसा है। अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो ए सी भी रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट सिर्फ दो पेयर्स देखकर प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं। रिलेशन में जितने पॉसिबल चेन्स बनते हैं उनमें मिसिंग थर्ड पेयर को केयरफुली चेक करना होता है। एक छोटा एग्जांपल लें। सेट है 1 2 3 और रिलेशन में सेल्फ पेयर्स 1 1 2 2 3 3 के साथ 1 2 और 2 3 हैं। रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि तीनों सेल्फ पेयर्स मौजूद हैं। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं। ट्रांसिटिव भी नहीं है क्योंकि 1 2 और 2 3 है पर 1 3 नहीं। एक सेकंड पॉज करके सोचो, अगर रिलेशन में आ कॉमा बी है और रिवर्स पेयर बी कॉमा ए नहीं है तो कौन सी प्रॉपर्टी फेल होगी? रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक फेल होगी। लेकिन इससे ट्रांजिटिव के बारे में कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। हर प्रॉपर्टी को अलग टेस्ट करना है। यही डिसिप्लिन अप्रोच एग्जाम में मार्क्स बचाती है। लाइंस के एग्जाम्पल से प्रॉपर्टीज और क्लियर होती हैं। रिलेशन है लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, यह सिमेट्रिक है क्योंकि परपेंडिकुलरिटी म्यूचुअल होती है। रिफ्लेक्सिव नहीं क्योंकि कोई लाइन खुद से परपेंडिकुलर नहीं होती। ट्रांसिटिव भी नहीं क्योंकि L1 परपेंडिकुलर L2 और L2 परपेंडिकुलर L3 होने पर L1 L3 के पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर नहीं। यहाँ माइल्ड कंफ्यूजन आता है। स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर रिलेशन सिमेट्रिक है तो वह ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव भी होगा। ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलैरिटी इसका डायरेक्ट काउंटर एग्जाम्पल है। इसलिए आंसर में प्रॉपर्टीज को एक साथ अज्यूम मत करो। हर प्रॉपर्टी के लिए या तो प्रूफ दो या एक वैलिड काउंटर एग्जाम्पल देकर फेलियर दिखाओ। इंटीजर्स पर रिलेशन लें। अ रिलेटेड टू बी इफ टू डिवाइड्स अ माइनस बी। रिफ्लेक्सिव इसलिए कि a माइनस ए 0 है और 0 2 से डिविजिबल है। सिमेट्रिक इसलिए कि अगर 2 a माइनस बी को डिवाइड करता है तो वह b माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। ट्रांसिटिव में a माइनस सी को a माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिखकर इवन दिखाते हैं। इस प्रूफ का आंसर फ्रेम बहुत यूजफुल है। पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखो, फिर डेफिनेशन अप्लाई करो, फिर गिवन कंडीशन से कंक्लूजन निकालो। केवल ये लिखना कि रिलेशन ऑब्वियस है अक्सर पर्याप्त नहीं होता, खासकर ट्रांजिटिव प्रूफ में एल्जेब्रिक ब्रिज जैसे a माइनस ई इक्वल्स a माइनस बी प्लस बी माइनस सी साफ दिखाना चाहिए। अब चैप्टर का सेंट्रल आइडिया आता है। इक्विवेलेंस रिलेशन वह रिलेशन है जो एक साथ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। इसे याद करने के लिए 3 अलग अलग चेक्स करो, लेकिन फाइनल कंक्लूजन तभी दो जब तीनों पास हो। एक भी प्रॉपर्टी फेल हुई, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस एक सोर्स ग्राउंडेड एग्जाम्पल है। हर ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव। अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल 2 भी ट्रायंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए सिमेट्रिक। और कॉन्ग्रुएंस चेन में ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट होगा, इसलिए ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन का डीपर मीनिंग ग्रुपिंग है। यह सेट को ऐसे म्यूचुअली डिसजॉइंट ग्रुप्स में बांटती है जिनके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होते हैं, लेकिन अलग ग्रुप्स के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं होते। इन ग्रुप्स को इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। यूनियन पूरा सेट देता है और अलग क्लासेस का इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है।
इवन और ऑड इंटीजर्स वाला एग्जाम्पल याद रखो। रिलेशन है 2 डिवाइड्स a माइनस बी। सभी इवन इंटीजर्स एक क्लास में आते हैं जिसे 0 वाली इक्विवेलेंस क्लास कह सकते हैं। सभी ऑड इंटीजर्स दूसरी क्लास में आते हैं जिसे 1 वाली क्लास कहा जा सकता है। इवन और ऑड क्लासेस डिसजॉइंट है और दोनों मिलकर इंटीजर्स का पूरा सेट बनाते हैं। नोटेशन भी इंपॉर्टेंट है। किसी एलिमेंट ए की इक्विवेलेंस क्लास उस ए से रिलेटेड सभी एलिमेंट्स का सबसेट है। इवन ऑड केस में 0 और किसी भी इवन इंटीजर की क्लास सेम होगी, जबकि 1 और किसी भी ऑड इंटीजर की क्लास सेम होगी। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव बदलने से क्लास नहीं बदलती, अगर नया रिप्रेजेंटेटिव उसी क्लास में है। 3 से डिविजिबिलिटी वाला एग्जाम्पल भी इसी पैटर्न को दिखाता है। इंटीजर्स 3 ग्रुप्स में बंटते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3, 1 लेस और मोर वाली अप्रोप्रिएट रेसिड्यू ग्रुप और दूसरी रेसिड्यू ग्रुप। रिलेशन a माइनस बी डिविजिबल बाय 3 इन ग्रुप्स को कनेक्ट करता है। एग्जाम में इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए दिए एलिमेंट से रिलेटेड एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करो। सेट ए में ऑड एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7 और इवन एलिमेंट्स 2, 4, 6 हो और रिलेशन हो कि ए और बी दोनों ऑड या दोनों इवन है। हर एलिमेंट सेम पैरिटी वाले एलिमेंट से रिलेटेड है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। क्लासेस नेचुरली ऑड ग्रुप और इवन ग्रुप बनती हैं। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? इक्विवेलेंस क्लास का मतलब सिर्फ रिलेटेड एलिमेंट्स की लिस्ट है या पार्टीशन का एक हिस्सा भी? सही बात दोनों को जोड़ती है। क्लास किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड सभी एलिमेंट्स की लिस्ट है और इक्विवेलेंस रिलेशन के केस में ऐसी क्लासेस पूरे सेट का डिसजॉइंट पार्टीशन बनाती हैं। एक यूजफुल रिवर्स आइडिया भी है। अगर किसी सेट का पहले से पार्टीशन दिया हो जिसमें ग्रुप्स डिसजॉइंट हों और यूनियन पूरा सेट हो, तो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स रिलेटेड डिफाइन करके इक्विवेलेंस रिलेशन बनाई जा सकती है। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन से पार्टीशन मिलता है और सूटेबल पार्टीशन से इक्विवेलेंस रिलेशन वापस बनाई जा सकती है। अब मिनी रिकैप। रिलेशन आर्बिट्ररी सबसेट है। रिफ्लेक्सिव में सेल्फ पेयर्स, सिमेट्रिक में रिवर्स पेयर्स, ट्रांजिटिव में चेन का डायरेक्ट पेयर और इक्विवेलेंस में तीनों। इस 4 लाइन मेंटल चेकलिस्ट को किसी भी रिलेशन क्वेश्चन पर लगाओ। जल्दबाजी में रिलेशन की स्टोरी देखकर आंसर मत दो। ऑर्डर्ड पेयर्स या डिफाइनिंग कंडीशन को टेस्ट करो। मान लो रिलेशन रियल नंबर्स पर a लेस देन और इक्वल टू b है। ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि a लेस देन और इक्वल टू a। ट्रांसिटिव है क्योंकि a लेस देन और इक्वल टू b और b लेस देन और इक्वल टू c से a लेस देन और इक्वल टू c। सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि a लेस देन b होने पर b लेस देन और इक्वल टू a जनरली फॉल्स होगा। अब रिलेशन b इक्वल्स a प्लस 1 सेट 1 2 3 4 5 6 पर क्या यह रिफ्लेक्सिव हो सकता है? सेल्फ पेयर के लिए a इक्वल्स a प्लस 1 चाहिए, जो इम्पॉसिबल है। सिमेट्रिक पेयर 1 2 मौजूद है, रिवर्स 2 1 नहीं। ट्रांसिटिव 1 2 और 2 3 हैं, लेकिन 1 3 डिफाइनिंग कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। ह्यूमन बीइंग्स के सेट पर सेम वर्क प्लेस रिलेशन जनरली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति अपने वर्क प्लेस के सेम प्लेस पर है, सेमनेस म्यूचुअल है और सेम प्लेस की चेन काम करती है। सेम लोकेलिटी रिलेशन भी इसी तरह एनालाइज किया जा सकता है, लेकिन वाइफ ऑफ या फादर ऑफ जैसे डायरेक्शनल रिलेशंस में सिमेट्री केयरफुली टेस्ट करनी होगी। कॉमन मिस्टेक यह है कि रियल लाइफ रिलेशन का नाम देखकर प्रॉपर्टी अज्यूम कर लेना। वाइफ रिलेशन में अगर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है तो वाई इज वाइफ ऑफ एक्स नहीं होगा। फादर रिलेशन में सेल्फ पेयर भी नहीं होगा और रिवर्स भी नहीं। इसलिए मैथमेटिक्स में सेंटेंस का एग्जैक्ट डायरेक्शन पढ़ना इंट्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में शो दैट रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा जाए तो रिस्पॉन्स को 3 पैराग्राफ्स में लिखो। पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। हर पैराग्राफ में डेफिनेशन और रीजन। अंत में एक क्लियर सेंटेंस, अतः रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर क्लास भी पूछी हो तो संबंधित एलिमेंट से जुड़े पूरे एलिमेंट्स लिखो। अगर किसी स्पेसिफिक डाउट में ये चेकलिस्ट याद न आए तो एडजी के एआई ट्यूटर से एग्जैक्ट डाउट पूछकर सॉक्रेटिक स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हो। बस रिलेशन की डिफाइनिंग कंडीशन और सेट लिखना, फिर खुद हर प्रॉपर्टी टेस्ट करना। आंसर तुरंत कॉपी करने के बजाय रीजनिंग बोलकर वेरीफाई करना। यही एक्टिव रिकॉल का फायदा है।
अब फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन रिलेशन का स्पेशल काइंड है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। फंक्शन में डोमेन के हर इनपुट का एग्जैक्टली वन आउटपुट होना चाहिए। एक इनपुट के दो अलग आउटपुट्स नहीं हो सकते। ये वर्ड एग्जैक्टली वन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीरो आउटपुट और मल्टीपल आउटपुट्स दोनों फंक्शन की कंडीशन तोड़ते हैं। इसे एरो डायग्राम की तरह सोचो। डोमेन से हर एलिमेंट की एक एरो निकलनी चाहिए और वह को डोमेन में एग्जैक्टली एक एलिमेंट तक पहुंचे। कई इनपुट्स एक ही आउटपुट तक पहुंच सकते हैं, ये अलाउड है। लेकिन एक इनपुट से दो एरोज निकले तो वह फंक्शन नहीं रहेगा। यही जगह रिलेशन और फंक्शन का की डिफरेंस है। फंक्शन f फ्रॉम x टू y में x डोमेन और y को डोमेन है। रेंज y के उन एलिमेंट्स का सेट है जो वास्तव में किसी x का इमेज बनते हैं, इसलिए रेंज हमेशा को डोमेन का सबसेट होती है। ऑनटू होने के लिए रेंज एग्जैक्टली को डोमेन के बराबर होनी चाहिए। डोमेन, को डोमेन और रेंज को इंटरचेंज मत करना। क्विक चेक, अगर डोमेन के दो अलग एलिमेंट्स का सेम आउटपुट आ जाए तो क्या फंक्शन फेल होगा? नहीं, फंक्शन वैलिड रह सकता है। वह मैनी वन हो सकता है। फंक्शन फेल तब होगा जब एक ही इनपुट को दो आउटपुट्स असाइन हो। वन वन कंडीशन अलग बात है। वह डिस्टिंक्ट इनपुट्स के डिस्टिंक्ट आउटपुट्स मांगती है। वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन में डिस्टिंक्ट इनपुट्स की इमेजेस डिस्टिंक्ट होती हैं। फॉर्मल टेस्ट है, अगर f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2 तो x1 इक्वल्स x2। कॉन्ट्रापोजिटिव लैंग्वेज में अलग इनपुट सेम आउटपुट नहीं दे सकते, लेकिन को डोमेन में कुछ एलिमेंट्स अनयूज्ड रह सकते हैं, इसलिए वन वन होना ऑन टू होना जरूरी नहीं। ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन में कोर डोमेन का हर एलिमेंट कम से कम एक इनपुट का इमेज होना चाहिए। यहाँ मल्टीपल इनपुट सेम आउटपुट दे सकते हैं, इसलिए ऑनटू का फोकस कोर डोमेन कवरेज है, जबकि वन वन का फोकस आउटपुट कोलिजन रोकना है। एक सेकंड पॉज करके सोचो। वन वन पूछे तो कोलिजन देखोगे, ऑनटू पूछे तो मिस्ड आउटपुट्स। बाइजेक्टिव फंक्शन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, वन वन और ऑन टू, यानी हर इनपुट का यूनिक आउटपुट और को डोमेन का कोई एलिमेंट अनकवर्ड नहीं। ऐसी फंक्शन में आउटपुट्स और इनपुट्स का परफेक्ट पेयरिंग होता है। यही परफेक्ट पेयरिंग इनवर्स फंक्शन की संभावना बनाती है, क्योंकि आउटपुट से ओरिजिनल इनपुट यूनिकली रिकवर किया जा सकता है। Example f from natural numbers to natural numbers, f of x equals 2x। ये 1 1 है, क्योंकि इक्वल आउटपुट से इक्वल इनपुट्स मिलते हैं। लेकिन ऑन टू नहीं, क्योंकि को डोमेन का 1 जैसा नेचुरल नंबर किसी इनपुट का इमेज नहीं बनता। डोमेन और को डोमेन लिखे बिना फंक्शन क्लासिफाई करना अधूरा आंसर हो सकता है। वही रूल f ऑफ x इक्वल्स 2x। अगर रियल नंबर से रियल नंबर्स हो तो वन वन और ऑन टू दोनों है, वन वन प्रूफ वही रहेगा। ऑन टू के लिए आर्बिट्रेरी रियल y लो और x इक्वल्स y बाय 2 चूज करो, तब f ऑफ x इक्वल्स y। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि फॉर्मूला अकेला नहीं, डोमेन और को डोमेन भी आंसर तय करते हैं। अब f of x equals x squared, रियल नंबर से रियल नंबर्स, 1 1 नहीं, क्योंकि -1 और 1 दोनों का आउटपुट 1 है। ऑन टू भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर्स किसी रियल x का स्क्वायर नहीं हो सकते, इसलिए ये नीदर 1 1 नॉर ऑन टू है। स्टूडेंट्स अक्सर सिर्फ फॉर्मूला देखकर ऑन टू भूल जाते हैं। फाइनाइट सेट्स पर एक यूजफुल रिजल्ट है, अगर f फाइनाइट सेट x से उसी x में वन वन है तो वह ऑन टू भी होगी, क्योंकि डिस्टिंक्ट इनपुट्स को डिस्टिंक्ट आउटपुट्स मिलेंगे और एलिमेंट्स की संख्या बराबर है। इसी तरह ऑन टू फंक्शन भी वन वन होगी। इन्फिनिट सेट्स में ये रिजल्ट जरूरी नहीं, जैसे नेचुरल नंबर्स पर 2x वाला एग्जाम्पल दिखाता है। इस रिजल्ट को ब्लाइंडली हर फंक्शन पर मत लगाना। कंडीशन है फाइनाइट सेट से उसी फाइनाइट सेट में मैपिंग। अगर डोमेन और को डोमेन अलग साइजेस के हैं या सेट इन्फिनाइट है तो कंक्लूजन बदल सकता है। एग्जाम में रिजल्ट लिखते समय उसकी कंडीशन मेंशन करना स्मार्ट आंसर राइटिंग है। क्लास 12 के एग्जाम्पल्स में रोल नंबर फंक्शन भी आता है। क्लास x के 50 स्टूडेंट्स को नेचुरल नंबर्स में उनके रोल नंबर से मैप करने पर फंक्शन वन वन है, क्योंकि अलग स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम नहीं होता। लेकिन नेचुरल नंबर्स का हर एलिमेंट इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। कोई डोमेन बड़ा होने से अनयूज्ड वैल्यूज बचती हैं।
एक फंक्शन नेचुरल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स में ऐसा भी हो सकता है जिसमें 1 और 2 दोनों का आउटपुट 1 हो और आगे इनपुट्स को 1 कम करके मैप किया जाए। यह मैनी 1 है क्योंकि कोलिजन है, लेकिन ऑन टू हो सकता है क्योंकि हर नेचुरल आउटपुट तक कोई इनपुट पहुंचता है। 1 और ऑन टू इंडिपेंडेंट चेक्स हैं। मॉड्यूलस फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर्स में नीदर 1 1 नॉर ऑन टू है। पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट्स का सेम एब्सोल्यूट आउटपुट हो सकता है, इसलिए 1 1 फेल। नेगेटिव रियल आउटपुट्स नहीं मिलते, इसलिए ऑन टू फेल। सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में भी क्लासिफिकेशन करते समय इक्वल आउटपुट्स और अनकवर्ड को डोमेन वैल्यूज दोनों चेक करने होंगे। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करने का सेफेस्ट एल्जेब्रिक तरीका क्या है? दो आर्बिट्ररी डोमेन एलिमेंट्स x1 और x2 लो, f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2 अज्यूम करो और शो करो कि x1 इक्वल्स x2। ऑन टू के लिए आर्बिट्ररी को डोमेन एलिमेंट y लो और उसका प्री इमेज फाइंड करो। बाइनरी ऑपरेशन भी चैप्टर मैप में शामिल है, लेकिन आज हमारा मुख्य फोकस रिलेशंस, फंक्शन टाइप्स, कॉम्पोजिशन और इन्वर्टेबिलिटी है। सोर्स में बाइनरी ऑपरेशंस चैप्टर के स्टडी टॉपिक्स में लिस्टेड है, इसलिए एग्जाम प्रिपरेशन में चैप्टर समरी और एक्सरसाइज हेडिंग्स देखकर अपने सिलेबस कवरेज को क्रॉस चेक करना यूजफुल रहेगा, बिना किसी टॉपिक को अनरिलेटेड डिटेल से भरने के। अब कॉम्पोजिशन। अगर f a से b फंक्शन है और g b से c फंक्शन है तो g आफ्टर f a से c फंक्शन बनती है। इसका मतलब पहले f अप्लाई होगा, फिर उसके आउटपुट पर g। फॉर्मूला है g आफ्टर f ऑफ x इक्वल्स g ऑफ f ऑफ x। ऑर्डर को पढ़ना और लिखना दोनों जरूरी है। कॉम्पोजिशन को मशीन चेन की तरह सोचो। इनपुट ए में गया, एफ ने उसे बी का आउटपुट दिया और वही आउटपुट जी का इनपुट बना, इसलिए एफ का को डोमेन और जी का डोमेन कंपैटिबल होना चाहिए। कॉम्पोजिशन का फाइनल डोमेन ए और फाइनल को डोमेन सी होता है, जबकि बीच का सेट कनेक्शन बनाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जनरली g आफ्टर f और f आफ्टर g इक्वल नहीं होते। एग्जाम्पल में f ऑफ x इक्वल्स cos x और g ऑफ x इक्वल्स 3x स्क्वायर्ड लिया गया है, तब g आफ्टर f 3 cos स्क्वायर्ड x होगा, जबकि f आफ्टर g cos ऑफ 3x स्क्वायर्ड होगा। x इक्वल 0 पर भी दोनों अलग हैं, इसलिए कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं मान सकते। यहां मैं एक करेक्शन जोड़ूंगा। कंपोजिशन का नोटेशन देखकर कुछ स्टूडेंट्स पहले जी लगाते हैं क्योंकि सिंबल लेफ्ट में है, लेकिन जी आफ्टर इफ का अर्थ है इफ पहले जी बाद में। ब्रैकेट्स वाली एक्सप्रेशन जी ऑफ एक्स को लिटरली पढ़ो। एग्जाम में पहले इनर फंक्शन इवेल्युएट करना और फिर आउटर फंक्शन अप्लाई करना सेफेस्ट तरीका है। चलो एक्टिव रिकॉल। अगर f ऑफ 2 इक्वल्स 3 और g ऑफ 3 इक्वल्स 7, तो g आफ्टर f ऑफ 2 क्या होगा? पहले f ऑफ 2 से 3 आया, फिर g ऑफ 3 से 7, इसलिए आंसर 7। अब इसी लॉजिक को पूरे मैपिंग टेबल पर लगाकर कंपोजिट फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जा सकते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन वह है जिसके लिए कोई फंक्शन जी मौजूद हो, ताकि जी आफ्टर एफ आइडेंटिटी ऑन द डोमेन दे और एफ आफ्टर जी आइडेंटिटी ऑन द को डोमेन दे। जी को एफ इनवर्स कहते हैं। प्रैक्टिकल मीनिंग है आउटपुट से ओरिजिनल इनपुट वापस मिल सके और वापस जाने पर वही एलिमेंट मिले। इनवर्स के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों चाहिए। 1 1 इसलिए कि एक आउटपुट से दो पॉसिबल ओरिजिनल इनपुट्स ना हो। ऑन टू इसलिए कि को डोमेन का हर आउटपुट किसी इनपुट से आया हो। अगर कोई आउटपुट कभी आया ही नहीं तो उसका इनवर्स इनपुट कहाँ से लाओगे? इसलिए बाइजेक्शन इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन है। एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 4x+3 लें, जहां को डोमेन वही सेट है जिसमें नंबर्स 4x+3 के फॉर्म में आते हैं। इनवर्स कैंडिडेट y से x इक्वल्स y-3 डिवाइडेड बाय 4 मिलता है। फिर दोनों कॉम्पोजिशंस कैलकुलेट करके आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती हैं। ये डोमेन और केयरफुली चोजन को डोमेन का अच्छा एग्जाम्पल है। कॉमन मिस्टेक, इनवर्स को सिर्फ फॉर्मूला उलटकर लिख देना। फॉर्मूला मिलने के बाद चेक करो
कि इनवर्स का डोमेन और को डोमेन क्या होंगे और दोनों कंपोजिशन आइडेंटिटी देते हैं या नहीं। अगर फंक्शन 1 नहीं है तो एक आउटपुट के कई प्री इमेजेस हो सकते हैं, इसलिए ऑर्डिनरी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक कॉम्पैक्ट लॉजिकल चेन बनाओ। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 प्लस ऑन टू, 1 1 प्लस ऑन टू मीन्स इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल फंक्शन नेसेसरली 1 1 ऑन टू। इसलिए प्रूफ में एक्चुअल इनवर्स फाइंड करना मुश्किल हो तो पहले इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी प्रूव करना एफिशिएंट स्ट्रैटेजी हो सकती है। यह चैप्टर का हाई वैल्यू कनेक्शन है। अब हम फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। रिलेशन क्वेश्चंस में कंडीशन को पेयर लैंग्वेज में बदलो। फंक्शन क्वेश्चंस में डोमेन, को डोमेन और रेंज आइडेंटिफाई करो। 1 के लिए रिपीटेड इमेज देखो, ऑन टू के लिए मिसिंग को डोमेन एलिमेंट, कॉम्पोजिशन में ऑर्डर और इनवर्स में बाइजेक्शन चेक करो। यह पूरा डिसीजन पाथ नोटबुक में लिख लो। एग्जाम आंसर राइटिंग में डेफिनेशंस को इनफॉर्मल सेंटेंस से रिप्लेस मत करो। रिफ्लेक्सिव के लिए एवरी ए वाला सेल्फ पेयर, सिमेट्रिक के लिए रिवर्स इंप्लीकेशन, ट्रांजिटिव के लिए चेन इंप्लीकेशन लिखो। फंक्शन प्रूफ में आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स और आर्बिट्रेरी कोडोमेन वैल्यू का यूज करो। हर कंक्लूजन को क्लियरली लेबल करो ताकि इवैल्यूएटर को रीजनिंग तुरंत दिखाई दे। एक फाइनल प्रॉपर्टी क्विज। रिलेशन सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव हो सकती है? हाँ, परपेंडिकुलर लाइंस इसका एग्जाम्पल है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव हो सकती है? हाँ, ऑर्डर्ड पेयर वाला फाइनाइट एग्जाम्पल ऐसा दिखाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों प्रॉपर्टीज कंपलसरी हैं। किसी एक को देखकर फुल क्लासिफिकेशन मत करना। एक और रिकैप, इक्विवेलेंस क्लासेस में सेम क्लास के एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं, डिफरेंट क्लासेस के एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं होते। क्लासेस डिसजॉइंट होती हैं और उनका यूनियन पूरा सेट होता है। डिविजिबिलिटी बाय 2 में इवन और ऑड ग्रुप्स और डिविजिबिलिटी बाय 3 में 3 रेसिड्यू ग्रुप्स इस पार्टीशन आइडिया को मजबूत करते हैं। फंक्शंस का रिकैप भी बोलकर करो। 1 में डिस्टिंक्ट इनपुट्स, डिस्टिंक्ट आउटपुट्स, ऑन 2 में को डोमेन का हर एलिमेंट कवर्ड, बाइजेक्टिव में दोनों, फाइनाइट सेम सेट मैपिंग में 1 और ऑन 2 इक्विवेलेंट हो सकते हैं, इन्फिनिट सेट्स में नहीं। कॉम्पोजिशन में इनर फंक्शन पहले, इनवर्स के लिए बाइजेक्शन जरूरी। अब बिना नोट्स देखे इन लाइंस को दोहराओ। अगर प्रैक्टिस करनी है तो सोर्स एक्सरसाइजेस के रिलेशन क्लासिफिकेशन, इक्विवेलेंस क्लासेस, इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी और कॉम्पोजिशन वाले सवाल चुनो। हर सवाल में पहले गिवन सेट और रिलेशन या फंक्शन लिखो, फिर प्रॉपर्टी चेकलिस्ट लगाओ। सॉल्यूशन देखने से पहले कम से कम एक प्रूफ अटेम्प्ट करो। यही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रोट मेमोराइजेशन से अलग करता है। और अपनी गलती को भी क्लासिफाई करना। क्या तुमने रिवर्स पेयर भूल किया, सेल्फ पेयर नहीं चेक किया, को डोमेन को रेंज समझ लिया या कॉम्पोजिशन का ऑर्डर बदल दिया? गलती का नाम पता चल जाए तो अगला सवाल आसान हो जाता है। चाहो तो एडजी में इसी चैप्टर का रिवीजन चैलेंज बनाकर अपने आंसर्स को एक्टिव रिकॉल से टेस्ट कर सकते हो। आज हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस की पूरी कॉन्सेप्चुअल स्पाइन रिवाइज की। रिलेशन एज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशंस, इक्विवेलेंस क्लासेस, फंक्शंस की 1 1 और ऑन टू कंडीशंस, बाइजेक्शन, कॉम्पोजिशन और इनवर्स। सबसे कॉमन मिस्टेक याद रखो, फॉर्मूला देखकर फंक्शन क्लासिफाई मत करो। डोमेन और को डोमेन जरूर देखो। अब छोटा चैलेंज है, एक रिलेशन चुनो और 3 प्रॉपर्टीज प्रूव या डिसप्रूव करो। फिर एक फंक्शन के लिए 1 1 और ऑन टू अलग अलग टेस्ट करो। नोटबुक हो तो आंसर लिखो, डाउट हो तो एडजी से स्टेप बाय स्टेप पूछो। गौरव और स्वाति की तरफ से वार्म विशेस। कामली रिवाइज करो और अगली स्टडी सेशन में मिलते हैं।